चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू किए थे और हमें लगता है एक क्लास या 2 क्लास हुआ था इस चैप्टर में, ठीक है ना। और नहीं सॉरी 3 क्लास हो गया था, आज चौथा क्लास है प्यारे बच्चों। आज इस चैप्टर का चौथा क्लास हम लेने जा रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे और आज लगभग सब कुछ खत्म करेंगे। अम्ल तक हम पढ़ा देंगे आज, ठीक है ना। अम्ल तक ला करके छोड़ेंगे, अम्ल तक नहीं लवण तक ला करके छोड़ेंगे। यानी कि आज हम अम्ल पढ़ लेंगे और भस्म लगभग पूरा पढ़ लेंगे, लवण थोड़ा सा खाली बचेगा, उसको अगली क्लास में खत्म करेंगे और आज लगभग हम लोग पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे। तो सभी बच्चे अब तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। हाँ जल्दी जल्दी से बाबू हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आज बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को हम करवा सके। तो चलिए फटाफट से आज अम्ल भस्म एवं लवण चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, दूसरा नंबर चैप्टर। तो फटाफट से सब लोग तैयार हैं, जल्दी से बताओ बाबू। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर कहाँ थे 2 दिन से। अरे भैया क्या बताएं, हम 2 दिन से नहीं, सिर्फ कल आप लोगों का एब्सेंट हुआ था, आज तो हम आ ही गए हैं, ठीक है ना। और अभी जो है बड़ा हम मतलब व्यस्त चल रहे हैं, समझो। तब दिक्कत यह है प्यारे बच्चों कि ब्रह्मास्त्र बुक पे ना रात दिन काम चल रहा है। 12th वाला तो हम रेडी करके दे भी दिए, 10th में हमारा लगातार अब काम चल रहा है। रात में भी 3:30 बजे सुबह तक, आज 3:30 बजे सुबह तक हम जगे हुए थे। 3:30 बजे तक जगने के बाद समझो कि 7 बजे हम उठ करके अपना काम भी कर लिए, कहीं बाहर निकलना था वहां चले गए, तो मतलब मुश्किल से 2-3 घंटा सोए। तो अभी जब हम आए थे ना लौट करके शाम में, हमें लगता है कि 5:20 के आसपास जब हम अपने ऑफिस में पहुंचे तो बड़ा गहरा नींद आ रहा था, हम सो गए। और अभी जस्ट हमको 5-7 बार कॉल करके ना 10 मिनट पहले लोग उठाया, नहीं तो भी हम सोए ही रह जाते। तो अभी किताब का थोड़ा सा प्रेशर है, बुक का थोड़ा सा प्रेशर है, ब्रह्मास्त्र बुक का, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, ठीक है बाबू। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि क्लास ना छूटे, लेकिन थोड़ा सा बुक के कारण परेशानी हो रहा है। सभी बच्चे तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी से। अब हम आप लोगों का क्लास, हाँ अब हम आप लोगों का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू। चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो हाँ अम्ल क्षार, अम्ल और क्षारक में अंतर भी हम आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है बाबू। पीएच मान भी हम आप लोगों को बता दिए थे कि किसका पीएच मान कितना होता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे। जैसे आप लोग हम कमेंट करते हैं, जरा आप लोग बताइएगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ दूध का पीएच मान कितना होता है, कितने बच्चे बता सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि दूध का पीएच मान कितना होता है तो आप लोग क्या बताइएगा? बताओ बाबू जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही बताते हैं। दूध का पीएच मान कौन कौन सही सही बताओगे बाबू? पीएच मान हम पूरा कंप्लीट करा दिए थे, दूध का पीएच मान कोई बच्चे अभी तक देखो नहीं बताए हैं, ठीक है ना। एक बच्चे 6 बताए हैं, जबकि 6 नहीं होगा, 6.5 के आसपास में होता है, 6.5 के आसपास में दूध का पीएच मान होता है। ये सब कुछ ना हम आप लोगों को पिछली क्लास में ही बताए थे। क्लियर है बाबू? हाँ 6.5 होता है बाबू, 6.5। कुछ जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसका लिस्ट हम आप लोगों को बताए थे, यही वाला बताए थे, अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील। यानी कि कुछ वैसा धातु जो अधिक अभिक्रियाशील है और कुछ वैसा धातु जो कम अभिक्रियाशील है। इसका पूरा लिस्ट हम आप लोगों को भी बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा, और आप लोगों को हम याद करवाए भी थे। और पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि जब अम्ल और भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया होती है, पिछली क्लास में हम आपको क्या बताए थे, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। हम पिछली क्लास में बताए थे प्यारे बच्चों कि अगर कोई धातु है, ठीक है, और धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है, लवण बनता है और प्लस में प्यारे बच्चों H2 गैस निकलता है। यही ना बताए थे, यही ना बताए थे कि धातु के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया हो तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। और एक ये भी बताए थे कि धातु के साथ अगर भस्म का अभिक्रिया हो, भस्म का अभिक्रिया हो तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या बनता है? इसमें भी लवण बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। हम आप लोगों को ये पूरा बता दिए थे। तो धातु के साथ अम्ल और भस्म की अभिक्रिया, यहां तक हम आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है ना। धातु के साथ अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, यहां तक प्यारे बच्चे हम आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाए थे और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर लिए थे। हमें लगता है कि आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे। और इस पर एक हम क्वेश्चन भी बताए थे कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन जो हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि तांबा या बर्तन के, बताए थे हम आप लोगों को पिछली क्लास में कि तांबा या पीतल के बर्तन में, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे
खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? और ये चीज प्यारे बच्चे हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिए थे कि तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके दही जो है वो क्या बना लेता है? लवण बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, जो कि विषैला होता है, खाने के लायक नहीं बच जाता है, और इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज प्यारे बच्चों हम लोग मुख्य रूप से दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि धातु के कार्बोनेट क्या होता है। प्यारे बच्चों आज हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि धातु का कार्बोनेट क्या होता है। धातुओं का कार्बोनेट, धातुओं लिख दीजिए यहां पर, ज्यादा बेहतर रहेगा। धातुओं के कार्बोनेट, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है ना। ये जो कार्बोनेट शब्द है, ये कार्बोनेट होता क्या है? प्यारे बच्चों कार्बोनेट कहने का मतलब होता है CO3। कार्बोनेट कहने का क्या मतलब होता है? CO3। अगर प्यारे बच्चों हम लिखते हैं CO2, जरा समझिएगा, अगर हम लिखते हैं CO2 तो ये तो प्यारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। CO2 का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है कि नहीं है बाबू? तो CO2 लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर CO3 लिखते हैं तो CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। लेकिन अगर कह रहा है कि धातुओं के कार्बोनेट, यानी कि कोई भी धातु के साथ अगर हम CO3 लगा दें तो वो धातु का कार्बोनेट हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों हम अगर लिखते हैं Ca, मतलब Ca का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ अगर हम CO3 लगा दें तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर के बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आया बाबू? और कैल्शियम कार्बोनेट इसी को कहेंगे धातु का कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम क्या है? एक धातु है, और धातु के साथ कार्बोनेट लग गया, इसलिए हम इसको कहेंगे धातु के कार्बोनेट, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं Zn, और Zn के साथ लगा दिए CO3, तो ये क्या बन गया? ये बन गया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या बन गया? जिंक कार्बोनेट। और ये प्यारे बच्चों क्या है? यही सब तो है धातु के कार्बोनेट, समझ में आया? यानी कि CO3 लग जाने से वो कार्बोनेट कहलाता है, और अगर धातु के साथ CO3 जुड़ जाए तो वो धातु के कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर हुआ बाबू यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया धातु के कार्बोनेट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि अच्छा ये तो आप यहां तक समझ गए ना कि ये हो गया धातु के कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन अब एक चीज हम आपको समझाते हैं, धातुओं के, समझना बाबू ध्यान से, धातुओं के बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या है भाई? अब जरा बताते हैं हम आप लोगों को। यहां तो हम बताए कार्बोनेट, अब कार्बोनेट के आगे लग गया बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या है भाई? यारे बच्चों अगर कार्बोनेट में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। जैसे यहां पर ये था ना CO3, यहां पर था बाबू CO3, अब हाइड्रोजन जोड़ दिए तो हो गया HCO3, समझ आ गया? तो किसी भी धातु के बाद अगर HCO3 जुड़ जाएगा तो वो कहलाएगा धातु के बाइकार्बोनेट। क्या कहलाएगा? धातु के बाइकार्बोनेट। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर लिखते हैं कि KHCO3, अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे यहां पर है KHCO3, तो इसका मतलब हो गया पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है K, और उसके बाद है HCO3। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया पोटेशियम, और इसका मतलब क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। यानी कि दोनों मिलाकर के नाम क्या लिखाएगा? नाम लिखाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अच्छा कई जगहों पर आप देखेंगे कि इसको ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। ऐसे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम पोटेशियम हाइड्रोजन कर, चूंकि H से हाइड्रोजन होता है, तो यहां पर हो गया पोटेशियम, H से हो गया हाइड्रोजन, और CO3 से कार्बोनेट, तो हम इसको पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एक नाम लिखते हैं NaHCO3, अब इसका नाम हम क्या देंगे बताओ? NaHCO3, इसका नाम हम क्या देंगे? तो बाबू Na से क्या हो गया? सोडियम, Na से क्या हो गया? सोडियम, और HCO3 से क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। तो अगर हम दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? नाम आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है समझ में आया? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बाबू।
ऐसे ही अगर हम इधर लिख दें MgCO3, बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, हम अगर इधर लिख दें MgCO3, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। बताओ बाबू पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो धातुओं के साथ अगर हम कोई भी कहीं पर भी CO3 लगा दें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, कार्बोनेट। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ये ध्यान रखेंगे? जल्दी से बताओ बाबू, सभी बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे? यस। तो अब अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समझ गए हैं तो अब समझिए कि अगर कोई भी अम्ल प्यारे बच्चों अगर धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? ठीक है ना, यानी कि अब टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं, टॉपिक है प्यारे बच्चे, धातुओं के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, धातुओं के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया, के साथ अम्ल की, सीधे लिख देते हैं अम्ल की अभिक्रिया, के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों अब बताओ, धातुओं के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि यदि, जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, रुक जाओ, हम प्यारे बच्चों एग्जाम्पल समझा देते हैं और एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम धातु के कार्बोनेट लेते हैं ZnCO3, ये हो गया बाबू धातु के कार्बोनेट, और इसके साथ अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं H2SO4। जरा देखिए ध्यान से, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया हुआ ना, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बनेगा ZnSO4, ठीक है ना, जिंक सल्फेट, और प्लस में प्यारे बच्चों समझना जरा ध्यान से, ये ZnSO4 के साथ मिल गया तो ZnSO4 बनाया, और प्लस में H2O, H2 यहां से ले लिए और इसमें से आ गया O, ठीक है ना। तो अब समझना बाबू जरा ध्यान से, पहले हम लिए थे Zn और SO4, तो Zn जो है वो SO4 के साथ मिल गया तो ZnSO4 बना लिया, फिर H2 यहां से उठा लिया और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लिए, तो H2 और एक ऑक्सीजन निकाले तो बच गया H2O, तो H2O यहां पर ले लिए, और H2O को बाबू क्या कहते हैं? जल हम लोग कहते हैं। और प्लस में अब क्या बच गया? एक ऑक्सीजन हम इसमें से निकाल लिए थे तो दो ऑक्सीजन मतलब यहां पर और बचा, तो CO और दो ऑक्सीजन बचे, तो 2 हो गया, CO2 हो गया। ये प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ZnSO4, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों जिंक सल्फेट, इसको हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट कहते हैं, और यह प्यारे बच्चों एक लवण है। यह क्या है? एक लवण है। आप क्या समझे कि अगर धातु के कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया हो तो प्यारे बच्चों लवण बनता है और जल बनता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। समझ में आया? अगर हम प्यारे बच्चों धातुओं के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करा दें तो बताओ जल्दी से। जैसे हम यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस में प्यारे बच्चों हम HCl अम्ल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या अभिक्रिया करेगा समझना जरा ध्यान से, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो Na और Cl आपस में मिल जाएगा, तो NaCl और प्लस में यहां पर एगो हाइड्रोजन, तो प्यारे बच्चों H हो गया, और यहां से ये हाइड्रोजन एगो यहां पर और हाइड्रोजन एगो यहां पर। समझिएगा किस तरीके से आपको बनाना है। देखो बाबू, Na यहां से उठाए और Cl यहां से उठाए तो दोनों मिलकर के बना दिया NaCl, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक लवण है प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा हो गया? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है बाबू? एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, ध्यान रखिएगा। तो Na यहां से उठा लिया और Cl यहां से उठाया तो NaCl बचा। अब एक हाइड्रोजन यहां और दो हाइड्रोजन यहां, तो H2 और एक ऑक्सीजन इसमें से निकालेंगे, तो H2O, और प्लस में एक ऑक्सीजन निकाल लिए तो CO2 बच गया, CO2 बच गया। देख लो जरा ध्यान से, चाहे सोडियम का ये, चाहे धातु का कार्बोनेट हो, चाहे धातु का बाइकार्बोनेट हो, अगर अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। समझ आगे बाबू? सर कैसे पता करें कि लवण है? ये गुण है प्यारे बच्चों, ये गुण आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये गुण पता करना पड़ता है। जैसे H2SO4 को कैसे पता करें कि ये अम्ल है? H2SO4 को कैसे पता करें कि अम्ल है? इसमें H+ आयन होता है, इसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं H+ आयन है, इसमें H+ आयन है, तो पता ऐसे करते हैं हम लोग, याद करते हैं ना कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब एक अम्ल है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड एक लवण है, जिंक सल्फेट एक लवण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जब भी धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है।
समझ में आया बाबू? बताओ जल्दी से सर, एक और एग्जाम्पल बता दीजिए। चलो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। दो एग्जाम्पल अभी तक हो गया है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और तब हम लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। सी ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस में HCl मिला देते हैं। ठीक है ना, CaCO3 वाला नहीं ना बताए हैं, ZnCO3 NaHCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बचेगा? यहां से देखो बाबू, जरा ध्यान से समझना। यहां से हम क्या करेंगे, Ca यहां से उठाएंगे और Cl यहां से उठाएंगे, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा, CaCl2 CaCl2 प्यारे बच्चों। और उसके बाद H यहां से उठा लिए, H2O। अब कहिएगा कि सर कहां से H2 ले आए, बताएंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है ना, और प्लस में प्यारे बच्चों यहां पर CO2। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, यानी कि CaCO3 ले लिए और प्लस में यहां पर ले लिए 2HCl। तो क्लोरीन दूगो था, यहां पर भी क्लोरीन दूगो, हाइड्रोजन दूगो हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन दूगो, और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को निकाल लिए तो उधर CO2 बच गया, बस बन गया, है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, अम्ल, HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक लवण होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये जो आप देख रहे हैं ना कैल्शियम क्लोराइड, ये है प्यारे बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और यह एक लवण होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या समझा, आप जरा यहां से हमको बात जरा लिखने दीजिए। आप यहां से क्या समझे प्यारे बच्चों? आप यही समझे हैं अभी तक कि यदि धातुओं के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, धातुओं के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया लवण एवं जल का निर्माण होता है, साथ ही CO2 गैस मुक्त होता है, बताओ बाबू, याद रहेगा आप लोगों को? क्या गुरुजी याद रहेगा? बताओ जल्दी से। हाँ, Cl2 कैसे हुआ सर? प्यारे बच्चों, CaCl कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है CaCl2। लवण का फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड का मतलब कोई भी फॉर्मूला, CaCl कोई फॉर्मूला ही नहीं है। CaCl अगर 2 नहीं लगाते ना तो ये फॉर्मूला ही गलत हो जाता है। तो इसलिए हमको यहां पर क्लोरीन 2 को लेना पड़ा, यानी कि Cl2 लेना पड़ा, और यहां पर Cl2 लिए, इसके वजह से यहां पर हमको 2HCl लेना पड़ा। ठीक है ना, और तब जाकर के ये सही हुआ। समझ में आया? इसलिए पहला चैप्टर में ना संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया जाता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है बाबू? हाँ, यहां तक सारे बच्चे बताओ। चलो ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम एक बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं जहां से कि परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है। ठीक है ना, सवाल बनता ही बनता है। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। टॉपिक का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है प्यारे बच्चों। बड़ा सिंपल है। अगर अम्ल के साथ अब की बार क्या करेंगे कि अम्ल और भस्म को ही आपस में हम लड़वा देते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया करा दी जाए। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बताए थे कि अम्ल और भस्म जब आपस में मिलता है तो उदासीन हो जाता है। जैसे हमारे मुंह में अम्ल बनता है, सवेरे उठ के भस्म वाला पेस्ट से मुंह धो लेते हैं, खत्म। हमारे पेट में अम्ल बन रहा है, हम इनो पी लेते हैं, हम खाने वाला सोडा खा लेते हैं, खत्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अम्ल और भस्म के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो यहां पर भी प्यारे बच्चों क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। ठीक है ना, अम्ल का अभिक्रिया अगर भस्म के साथ कराया जाए तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। समझ में आया बाबू? सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं गोपाल भाई, आप कमेंटे पढ़ते रहे, बताओ। हाँ, समझ में आ रहा है ना? एक बार पूरे बच्चे यस सर लिखिए पहले, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? इतना सिंपल तरीका से बता दे रहे हैं, इतना सस्ता एकदम कॉन्सेप्ट हो गया है जी। बताओ जल्दी से। हाँ, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार पहले यस सर लिख दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं। बहुत कठिन रहता तो कहा जाए भाई बहुत आसान चीज है, इसमें कोई कठिनाई ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया अब हम लोग करा रहे हैं। देखिए सभी बच्चे यस सर लिख रहे हैं भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। तो प्यारे बच्चों, अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया बाबू? चलो पहले लिख देते हैं। लिखेंगे हम लोग कि यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग को तुरंत आंसर लिख देना है। क्या लिखेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो क्या लिखिएगा? लिखेंगे यदि अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया, यदि अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अम्ल ले लिए HCl और प्लस में प्यारे बच्चों एक भस्म ले लिए NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल भस्म। तो HCl के साथ अगर हम NaOH का विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है प्यारे बच्चों, और प्लस में कह रहा है कि जल का निर्माण होगा। तो Na और Cl काम हो ही गया, एगो हाइड्रोजन यहां बच गया, एगो हाइड्रोजन यहां, तो दूगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों दूगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन होता है तो इसको जल कहते हैं। यानी कि अम्ल के साथ भस्म का विक्रिया हुआ तो लवण और जल बना। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है? ये है अम्ल, ये है अम्ल, और ये क्या है? ये है भस्म। ये क्या है बाबू? भस्म। ये क्या बन गया? ये बन गया लवण, और ये क्या बन गया? ये बन गया प्यारे बच्चों जल। बताओ ये अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं आया? है ये अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो क्या बहुत हार्ड है? बताओ बाबू, क्या बहुत हार्ड है? बताओ बाबू, समझ में आ जाएगा? एकदम नॉर्मली याद रखना, अम्ल के साथ अगर भस्म की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। अम्ल के साथ अगर भस्म की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण और जल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग समझते हैं धातुओं के ऑक्साइड। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड को अगर हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा? धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड की, धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना। धातुओं के ऑक्साइड की, धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं अगर उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो समझो कि धातु का ऑक्साइड है क्या। सबसे पहले समझो कि धातु का ऑक्साइड है क्या। धातु, कोई भी धातु हम लोग ले लिए, कैल्शियम ले लिए, कॉपर ले लिए, जिंक ले लिए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम ले लिए, ठीक है ना, कॉपर ले लिए, जिंक ले लिए, और ये सब धातु हो गया। इसके साथ हमको ऑक्सीजन मिला देना है, इसके साथ हमको ऑक्सीजन मिला देना है, इसके साथ हमको ऑक्सीजन मिला देना है। तो धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ये बन जाता है धातु के ऑक्साइड। क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। समझ में आया? तो धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो बनता है धातु के ऑक्साइड। समझ में आ गया ना? धातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो धातु के ऑक्साइड। अगर धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl कर दिए हम, क्या बनेगा? CO प्लस H2SO4 कर दिए, क्या बनेगा? ZNO प्लस H2SO4 कर दिए, क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। इसमें भी प्यारे बच्चों लवण और जल बनेगा। यानी कि धातु के ऑक्साइड भी अगर अम्लों के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और जल ही बनेगा।
ठीक है ना, कहिएगा सर कैसे, जरा बताइए ना। तो प्यारे बच्चों CaO प्लस HCl, तो CaCl ये समझो जरा ध्यान से, CaO प्लस Cl2 ये HCl तो बन जाएगा CaCl2। और अभी जस्ट आपको पहले बताया कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक लवण होता है, और प्यारे बच्चों बचेगा H2O, तो ये जल हो गया। यह समझते हैं जरा, देखिए CuO प्लस H2SO4 तो हो गया CuSO4, CuSO4 तो बहुआ हो गया CuSO4 कैल्शियम, ये कॉपर सल्फेट ये लवण है, और H2O हो गया। ZnO प्लस H2SO4 तो ZnSO4 क्या हो जाएगा बाबू, ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस में H2O समझ में आ रहा है। तो बाबू यहां पर ये समझो, ये हमारा क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड, जिसको हम लोग कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड लिखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। और ये हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल का भी क्रिया कराए तो ये बन गया लवण, ये बन गया लवण, और इधर हो गया प्यारे बच्चों जल। क्या हो गया, जल हो गया। यानी कि धातु के ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ भी क्रिया करे तो लवण और जल बनता है। ठीक है, एक बच्चा का कमेंट आ रहा है कि सर पिछले क्लास में बताए थे कि CuSO4 अभिक्रिया, CuSO4 अभिक्रिया नहीं करेगा। ये हम कहां बोले थे कि CuSO4 अभिक्रिया नहीं करेगा, ये तो हम कभी नहीं बोले थे गौतम ऋषि। गौतम कहां हम ये बात बोले थे कि CuSO4 अभिक्रिया नहीं करेगा, ऐसा बात हम तो नहीं बताए थे पिछली क्लास में कहीं पर भी, हैं? परीक्षा में गर्दा मचा देंगे सर। हाँ ठीक है सर, आपका बर्थडे आ रहा है, हाँ 14 तारीख को बाबू हमारा बर्थडे आ रहा है, ठीक है ना, 14 तारीख को बर्थडे आ रहा है। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ेंगे रौनक, हैं? चलो ठीक है ना, सारे बच्चों का क्लियर। देखो तो यह समझ में आया कि धातु के ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो प्यारे बच्चों लवण और जल का निर्माण होता है। एक बात और ध्यान, ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। सही तो है बाबू। हाँ एक बात और समझना, धातु के ऑक्साइड यानी कि ये सब खुद अपने कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब प्यारे बच्चों एक तरीके से भाष्मिक होते हैं, भस्म है। कैल्शियम ऑक्साइड एक भस्म है, ये प्यारे बच्चों क्या है, एक भस्म है, ठीक है ना। और इसलिए, और चूंकि ये अम्ल है, समझिएगा ये भस्म है और ये अम्ल है, तब जाकर के लवण और जल का निर्माण हुआ है। अभी जस्ट हम आपको इसके पिछला वाला में बताए कि अम्ल और भस्म आपस में मिलता है तो लवण और जल बनता है, और वही चीज यहां पर हम बता रहे हैं। धातु के ऑक्साइड प्यारे बच्चों प्रायः भस्म होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और इसीलिए लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड मुख्यतः भस्म होते हैं, लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड मुख्यतः भस्म होते हैं, भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं बाबू, भस्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय, भस्मीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या आंसर बताइएगा कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। समझ में आ गया बाबू, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लिखते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आए बाबू, इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो बाबू ठीक है, सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है बाबू, जल्दी से बताओ। हाँ यहां तक सारे बच्चों का क्लियर। अच्छा यहां पर 2 छूट गया, यहां पर 2 लगा लीजिए ना भाई, छूट गया तब। तो धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से क्या होते हैं, जल्दी से बताइए।
धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से भास्मिक होते हैं, भस्म होते हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से क्या होते हैं, भस्म होते हैं प्यारे बच्चों। एक मिनट एक बच्चे का जरा हमको कमेंट पढ़ने दो, कमेंट वो ऊपर चला गया जी, बड़ा क्या लिखा था सर, जो बैच, नहीं आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं और कुछ और कमेंट था जी। हाँ चलो, प्रिया कुमारी, सर आप कितने दिन के बाद आए हैं, तुम कितने दिन के बाद आई हो, हम तो भाई एक दिन के बाद आए हैं, हैं? तुम कितने दिन के बाद आई हो? समझ में आ गया यहां तक? चलो, ये तो हम बता दिए धातुओं के ऑक्साइड, लेकिन अब हम बोलते हैं अधातु के ऑक्साइड। और प्यारे बच्चे, धातु के ऑक्साइड चूंकि भस्म होता था तो इसका विक्रिया हम अम्ल से करा दिए, लेकिन अब की बार हम आपको बताते हैं अधातु के ऑक्साइड, अधातु, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। एक बात ध्यान रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड प्यारे बच्चों मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं। जब समझना इस बात को, हम निचले लाइन में ही लिख देते हैं कि अधातु के ऑक्साइड, लिख देते हैं हम अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से, अधातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से, अधातु के ऑक्साइड। अच्छा एग्जांपल भी दे देते हैं अधातु के ऑक्साइड, जैसे देखो कार्बन प्यारे बच्चों क्या है, अधातु है, कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन मिला दिए CO2, तो CO2 प्यारे बच्चों क्या है, अधातु के ऑक्साइड हो गया। CO2 क्या हो गया, अधातु के ऑक्साइड। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, अधातु के ऑक्साइड। तो अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं, मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं प्यारे बच्चों। अब जाहिर सी बात है कि जब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय है तो इसका विक्रिया हम भस्म से कराते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया भस्म के साथ, अभिक्रिया भस्म के साथ। तो चलिए अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग भस्म के साथ देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अधातु के ऑक्साइड, आइए एग्जांपल से कुछ हम लोग समझ लेते हैं। अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया भस्म के साथ, चलिए वो भस्म लेते हैं और भस्म हम ले लिए CaOH का दिहोल्टो, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो CaOH का दिहोल्टो हम लोग ले लिए, यह एक भस्म है क्योंकि OH लगा हुआ है, आपको पता है, आपको बताया था कि जिसमें भी OH लगा हुआ है वो क्या है बाबू, भस्म है। तो यह हो गया हमारा भस्म, और भस्म के साथ अभिक्रिया किसका करना है, अधातु के ऑक्साइड का, तो हम प्लस CO2 कर देते हैं, अधातु के ऑक्साइड CO2 ये सब होता है। तो प्यारे बच्चों अब बताओ क्या बनेगा, यह हो गया हमारा भस्म और ये हो गया अम्ल, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड है और अभी बताया कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय है और ये भास्मिक है। तो अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो प्यारे बच्चों बन जाएगा CaCO3, ठीक है ना। यहां से Ca CO और ऑक्सीजन दो गो यहां था, एक ऑक्सीजन यहां था, तो CaCO3 बन गया और प्लस में H2O बन गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में प्यारे बच्चों जल बना लिया, ठीक है ना। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, हम लिख भी देते हैं नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है बाबू, एक लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो एक लवण है। तो आप देख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया भस्म के साथ कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। समझ में आ गया बाबू। तो हम यहां पर क्या करा दिए हैं, CaOH का दिहोल्टो का अभिक्रिया CO2 के साथ करा दिए हैं, तो क्या बन गया, लवण और जल बन गया। जानते हो यह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, पूछता है कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये चूना जल की अभिक्रिया कराते हैं। ये CaOH का दिहोल्टो प्यारे बच्चों ये भस्म है, ये चूना जल है, चूना जल जिसे घर में पोतते हैं ना, घर में पोतते हैं ना बाबू, वही चूना जल है। आप लोग ये घर को ये पोतने के लिए दीपावली में लाते हैं चूना पत्थर, बाजार में जाते हैं, कहते हैं कि चूना दे दीजिए, घर को पोतना है, और उस चूना पत्थर को अगर पानी में ला करके डालते हैं तो एकदम फदफदाने लगता है और फिर वो बन जाता है चूने का पानी, जिसको भखरा चूना भी कहते हैं। तो ये हो गया बाबू चूना जल, ठीक है ना, इसी को भखरा चूना भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है और आपको देखिए हम क्वेश्चन बता देते हैं। कहां गया क्वेश्चन, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, कह रहा है कि क्या होता है
क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, और कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, और ज्यादा मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। यानी कि चूना जल में अगर कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, और चूना जल में अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं। अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि चूना जल ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल के साथ मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में H2O बनेगा। ये तो अभी जस्ट हम आप लोग बताए हैं। तो लिख देंगे कि जब CO2 गैस चूना जल में अगर कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि COCO3 बनता है, उसका श्वेत अवक्षेप बनता है, उजला अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूना जल जो है वो CaCO3 और CaHCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलकर जल में विलीन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCO3 है, अभी जस्ट बताएं कि HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल करके प्यारे बच्चों विलीन हो जाता है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, जल, और प्लस में CO2, तो बन गया ये जल में विलयनशील है जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। समझ में आया। तो मुख्य रूप से अगर आप नीचे वाला अगर न भी आता हो, अगर परीक्षा में अगर ये दोनों अलग अलग करके पूछेगा तब ये बताइएगा। सिर्फ अगर ये पूछे कि क्या होता है जब CO2 गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो सीधे लिखिएगा जब CO2 गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक लवण है और प्लस में जल बनता है। खत्म हो गया। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ, यस और नो? सर आप रिंकिया के पापा को जानते हैं? रिंकिया के पापा को कौन नहीं जानता है? मनोज तिवारी को लोग रिंकिया के पापा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं। अब आज अभिक्रिया ही तो हमें सिर्फ पढ़ना है, आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभिक्रिया पढ़ना है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं। आज हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया जल के साथ, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया जल के साथ। कोई भी अम्ल और कोई भी भस्म का अभिक्रिया जल के साथ हम कराते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कि क्या बनता है। प्यारे बच्चों एक बात तो ध्यान रखना कि अम्ल को जब जल में मिलाएंगे, जैसे ही अम्ल को जल में मिलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। कभी आप लोग एसिड पर पानी डाले हैं, कोई एसिड रहे उस पर थोड़ा सा पानी डाल करके देखिए, ऐसा लगेगा कि एकदम जल गया, धुआं फेंकेगा। समझ में आया ना? एसिड पर जैसे ही पानी डालिएगा ना, जैसे ही कोई एसिड है उस पर पानी आप डालिएगा 2-4 बूंद तो एकदम धुआं फेंकेगा, लगेगा कि अरे भाई एसिड पर पानी डाल दिया तो ये तो जल गया। यानी कि जैसे ही अम्ल को जल में मिलाएंगे तो उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे कि अम्ल को जल में मिलाने पर, अम्ल को जल में मिलाने पर, अम्ल को जल में मिलाने पर, अम्ल को जल में मिलाने पर उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। अच्छा अब आप लोग हमें बताओ, हम आप लोगों को पहला नंबर चैप्टर में बताए थे कि अगर किसी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? बताओ बाबू, अगर किसी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बताए थे ना, अगर उष्मा का अवशोषण हो तो उष्मा शोषी, और अगर उष्मा बाहर निकल रहा है तो उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अम्ल को जल में मिलाने पर उष्मा बाहर निकलता है, ये उष्मा उत्पन्न होता है जिससे यह प्रमाणित होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है, जिससे यह प्रमाणित होता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया, अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया, अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी अम्ल के साथ अगर हम जल मिलाएंगे तो उष्मा प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे ये अम्ल है, आप ऐसे समझो HCl, और इसके साथ प्यारे बच्चों हम क्या किए हैं, H2O मिला दिए हैं। HCl के साथ हम क्या मिला दिए हैं, H2O मिला दिए हैं। HCl के साथ हम क्या मिला दिए, H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्यारे बच्चों हम H2O मिला दिए। तो जानते हो पहले तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+ और प्लस Cl बनेगा, Cl-।
H3, दो हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो H3O प्लस और Cl पर माइनस, और प्लस में उष्मा निकलेगा प्यारे बच्चों। प्लस में क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। चलिए दूसरा अम्ल ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, प्लस में जल मिलाते हैं, इसमें भी सेम चीज बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बनेगा और प्लस में Cl माइनस बनेगा और प्लस में उष्मा बनेगा। ठीक है ना? HNO3 में भी सेम वही चीज है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? HNO3, अच्छा यहां पर, अच्छा Cl इसमें कहां गया? इसमें Cl थोड़ी आ जाएगा, इसमें Cl नहीं बनेगा। यहां पर H, एक गो यहां पर H और दो गो यहां पर H, तो H3 और O प्लस, बच क्या गया? NO3, तो NO3 पर माइनस होगा ना, NO3 पर माइनस होगा। यहां पर Cl था तो Cl पर माइनस, यहां पर NO3 पर माइनस। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लिखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम जल मिलाते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? फिर से वही चीज, H3O प्लस और प्लस यहां पर SO4 है, SO4 माइनस और प्लस में उष्मा। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम अम्ल के साथ जल मिला रहे हैं तो उष्मा निकल रहा है। ठीक है ना? अम्ल के साथ जल मिला रहे हैं तो उष्मा निकल रहा है। और प्यारे बच्चों जानते हो ये प्रयोग करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि कभी कदाल ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि एक बर्तन में अम्ल है और इस प्रयोग को करने के लिए, एक बर्तन में अम्ल है और इस प्रयोग को करने के लिए हम इसमें पानी डाल दिए, तो इतना ज्यादा उष्मा निकलता है, हीट निकलता है कि ये बर्तन ही फट जाता है, बर्तन फट जाता है। या फिर जब इतना जोर से अगर आप पानी, मतलब पानी डालिएगा तो इतना जोर से उष्मा निकलेगा कि ये अम्ल जो है वो ऊपर एकदम छीटा जाता है। इतना जोर से उष्मा निकलता है ना कि एकदम अम्ल जो है वो इधर उधर छीटा जाता है। अगर अगल बगल में खड़ा रहिएगा तो शरीर पर पड़ेगा, और शरीर पर पड़ेगा तो शरीर जला देगा। ठीक है ना? इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये प्रयोग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अच्छा, इस प्रयोग को करने के लिए सावधानी क्या है? इस प्रयोग को करने के लिए सावधानी ये है कि अम्ल अगर रखा हुआ है तो उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल अगर रखा हुआ है तो उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर? पानी रखा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालो, अम्ल में पानी मत डालो, पानी में अम्ल को डालो। समझ में आ रहा है ना? पानी में अम्ल को डालिए, ऐसे नहीं, पानी में अम्ल को डालिएगा तो ठीक है, लेकिन अम्ल में पानी डालिएगा तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस प्रयोग को करने से पहले थोड़ा सा आप लोग ये कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जल के साथ अम्ल को मिलाना चाहिए, हमेशा जल के साथ अम्ल को मिलाना चाहिए, ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो आइए आपको हम दिखाते हैं। बोला ना, देखो बाबू, इसको ना थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये चीज हमने यहां पर लिख दिए हैं, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि सांद्र HNO3। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा, थोड़ा सा आप लोग सवाल पे कंट्रोल करिएगा, सब कुछ बता देंगे। यहां पर आ रहा है कि सांद्र HNO3, तो सांद्र क्या है सर? अब आपके मन में ये सवाल तो जायज है भाई आना कि सर बताइए ना ये सांद्र है क्या? तो प्यारे बच्चों सांद्र क्या होता है अभी हम आप लोगों को बताएंगे। सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे उष्मा छलककर बाहर आ जाता है। ठीक है ना? प्यारे बच्चों जरा समझना जरा ध्यान से। यहां पर क्या लिख रहे हैं कि सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4, तो सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ अभिक्रिया करने पर अत्यधिक उष्मा निकलता है। मतलब चूंकि ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है कि नहीं है? अगर प्रबल अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो उष्मा थोड़ा ज्यादा निकलेगा, दुर्बल अम्ल के साथ करेंगे तो उष्मा बहुत कम निकलेगा, लेकिन प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उष्मा बहुत ज्यादा निकलेगा। तो यही कह रहा है कि HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे उष्मा छलक कर बाहर आ जाता है और प्रखनली उष्मा के कारण टूट भी सकता है। इसलिए सावधानी, हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, हमेशा जल में अम्ल को मिलाइए, ना कि अम्ल में जल को। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले से अम्ल रखा हुआ है उसमें आगे पानी मत डाल दीजिए, पहले से पानी रखा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालिए। तो ये प्रयोग सावधानी पूर्वक आप कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रयोग में रिस्क हो सकता है। समझ में आया बाबू? हाँ, अब थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि सांद्र क्या होता है। दो चीज आपको समझना है, ठीक है ना? दो चीज आपको समझना है, सांद्र और तनु। ये दो चीज आप लोगों को समझना है कि सांद्र क्या है और तनु क्या है। प्यारे बच्चों मान लो कि कोई अम्ल है, ठीक है ना? मान लो अम्ल है और अम्ल के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा जल मिला दिए, अम्ल के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा जल मिलाए, मतलब अम्ल पहले से था और उसमें हम थोड़ा सा जल मिला दिए, तो अम्ल के साथ जब थोड़ा सा जल मिलाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल मिलाए हैं तो अम्ल का ही मात्रा ना अधिक है। समझिएगा, अम्ल का मात्रा ही प्यारे बच्चों क्या है? अभी भी अधिक है, क्योंकि अम्ल के साथ थोड़ा सा जल मिलाए हैं। तो अगर अम्ल के साथ थोड़ा सा जल मिलाया जाए तो ऐसे विलयन को हम सांद्र कहते हैं।
ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। लेकिन अगर अम्ल कम हो, अम्ल अगर कम हो और प्यारे बच्चों जल हम इसमें मिला दिया और जल अगर ज्यादा हो, ठीक है ना, समझिएगा, यानी कि पहले से अम्ल रखा हुआ था, उसमें ढेर सारा जाकर के पानी मिला दिए तो अम्ल थोड़ा पतला हो गया। अम्ल जब पतला हो जाता है प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं तनु। क्या कहते हैं? तो तनु कहते हैं। अब कहिएगा कि सर थोड़ा सा और समझाइए बढ़िया से। सुनो, हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है, सबको पता है। हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है, ये तो सबको पता है, जानते हो। अगर HCl अम्ल सांद्र रहेगा ना तो हमारे पेट को नुकसान करेगा। HCl अम्ल अगर सांद्र रहेगा तो पेट को नुकसान करेगा। हमारे पेट में जो HCl अम्ल बनता है वो 1% सांद्र होता है। 1% सांद्र होता है, मतलब प्यारे बच्चों अम्ल HCl अम्ल थोड़ा बहुत होता है, समझ रहे हैं ना। 1% अम्ल मतलब 99% पानी और 1% उसमें अम्ल है, समझ में आया? इतना कम अम्ल होता है हमारे पेट में। हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है लेकिन प्यारे बच्चों 1% अम्ल होता है, ठीक है ना। मान के चलो कि अगर 4 लीटर अम्ल हमारे शरीर में बन रहा है तो बहुत थोड़ा सा, इतना सा उसमें HCl अम्ल होता है, तो उससे क्या नुकसान होगा? उसके साथ इतना सारा मतलब ये है। तो हमारे शरीर में 1% सांद्र वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगर ये 5% बनना शुरू हो जाए ना तो हमारे पेट को बहुत आघात कर देगा, जला देगा, समझ में आया? तो इसलिए सांद्र और तनु में अंतर को आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, समझ में आया? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हुआ? सारे बच्चों का क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बता दो बाबू। हाँ बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात और समझना, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से लिखिए ना। चलो बहुत बढ़िया है। एक बीकर है प्यारे बच्चों, जरा बढ़िया से बना लेते हैं। एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है और इसमें प्यारे बच्चों अम्ल है। एक बीकर है और इसमें क्या है भाभी? अम्ल है। एक बीकर है और इसमें क्या है बाबू? अम्ल है, इसमें अम्ल है। अगर कोई आपसे आए और बोल दे कि अगर हम इसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्यारे बच्चों इस अम्ल में हम H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अम्ल में H+ आयन होता है, पता है ना, सबसे पहला क्लास में बताए हैं आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा कि अम्ल को जल में मिलाने पर H+ आयन निकलता है, यानी कि अम्ल में H+ आयन होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये अम्ल है, अगर हम इसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे, H+ आयन की सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यानी कि अगर इसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे, चाहे कोई भी एक बिलियन है, मान लो कि ये अम्ल नहीं है, एक बिलियन है, ये प्यारे बच्चों एक बिलियन है और इस बिलियन में थोड़ा बहुत अम्ल भी है और थोड़ा बहुत जल है, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लो, ये गिलास या एक टब, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत जल है और अम्ल है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताइए हम इसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? H+ आयन बढ़ाने का मतलब हम इसमें अम्ल का मात्रा बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है बाबू? H+ आयन इसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब हम इसमें अम्ल का मात्रा बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब H+ आयन की मात्रा हम इसमें बढ़ाएंगे तो यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें अम्ल का मात्रा बढ़ रहा है तो यह विलयन जो है वो अम्लीय हो जाएगा। यह विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा ना। यह विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा प्यारे बच्चों। सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया? तो अगर हम इसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे तो यह विलयन ज्यादा अम्लीय हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? जैसे 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 इसमें अम्ल डालते जाएंगे ये पूरा जो विलयन है यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, क्योंकि अभी तो विलयन है, थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा अम्ल था, लेकिन जब इसमें अम्ल की मात्रा लगातार 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 मिला रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अम्लीय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर H+ आयन की मात्रा अगर हम इसमें से घटा दें, अगर कोई पूछ दे कि H+ आयन की मात्रा हम इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, तो H+ आयन की मात्रा अगर हम घटाएंगे प्यारे बच्चों तो यह अम्ल जो है वो सांद्र नहीं रहेगा, फिर यह अम्ल क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखना, तनु बन जाएगा। है समझ में आया बाबू? यहां तक बताओ, सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आया? जल्दी से बताइए। हाँ, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया ना? अगर इसमें हम H+ आयन की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये विलयन अम्लीय ज्यादा हो जाएगा और कहने का मतलब जो अम्ल है वो सांद्र हो जाएगा, चूंकि ज्यादा अम्ल रहता है तो सांद्र होता है। और अगर हम इसमें H+ आयन की मात्रा घटाएंगे तो ये फिर विलयन कैसा हो जाएगा? तो तनु हो जाएगा। तो सांद्र और तनु समझ में आया? किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा अगर अधिक हो तो उसको सांद्र कहते हैं, और किसी भी विलयन में अगर अम्ल की मात्रा कम हो तो उसको कहते हैं हम तनु, उसको कहते हैं तनु। समझ में आया बाबू? हाँ, सारे बच्चों का क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। यस। हाँ, तो यहां से क्वेश्चन आता है
यहां से ना अभी जो हम ये वाला चीज बताए, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा भैया, आओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन बनता है, जरा देखिए ध्यान से, कहां गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी एक बनता है। अच्छा लाओ पहले ये वाला बता देते हैं, ये वाला जो अभी जो जस्ट बताए हैं कि H प्लस आयन, क्वेश्चन बनता है कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिख देंगे हम लोग कि किसी भी विलयन में अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे, किसी भी विलयन में अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगा। किसी भी विलयन में अगर H प्लस आयन बढ़ाएंगे यानी कि अम्ल बढ़ाएंगे तो उसका अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। H प्लस आयन जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, कहने का मतलब कि विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। और अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो वह विलयन क्या बन जाएगा, तो प्रबल अम्ल बन जाएगा। और अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाए तो वह अम्ल क्या बन जाएगा, तो तनु बन जाएगा। क्लियर हो गया ना बाबू, समझिएगा इस बात को ध्यान से। एक क्वेश्चन और यहीं पर पूछ देता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन नहीं करता। प्यारे बच्चों, पानी में लाइन मार देता है। आप लोग देखते होंगे कि पानी में अगर कहीं पर लाइन का तार गिरा हुआ है तो तुरंत लाइन मार देता है, लेकिन कभी अम्ल वाले विलयन में लाइन नहीं मारता है। अम्ल वाले विलयन में लाइन नहीं मारता है प्यारे बच्चों। कहिए क्यों सर जी, क्यों नहीं मारता है, क्यों बता रहे हैं। देख जैसे समझो इस बात को, जैसे एक बर्तन में पानी ले लिए। अब ये प्रयोग आप लोग घर पर मत करने लग जाइएगा, हम पहले सावधान कर देते हैं। एक बर्तन में पानी ले लिए और इस पानी में हम कुछ अम्ल मिला दिए। पानी में क्या मिला दिए, अम्ल मिला दिए। तो अब ये जो विलयन है वो अम्लीय हो गया। अब इसमें एक तार, जो बिजली वाला तार है वो इसमें हम डाल दिए। अब हम इसमें टेस्टर डाल करके चेक करेंगे तो पानी में लाइन नहीं आएगा। साफ पानी रहता तो इसमें मतलब पूरे पानी में लाइन आ जाता, लेकिन चूंकि अम्ल भी मिला हुआ है इसलिए पूरे पानी में लाइन अब नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का एक मिनट उल्टा बता दिया हम क्या जी। एक मिनट, हम क्या बताए अभी, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। हम क्या बताए कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, हम उल्टा बता दिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, हम नहीं करता है बता दिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक है ना। तो सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया। हम बोल रहे थे कि अम्ल के साथ अगर जल मिला दें तो इसमें लाइन नहीं मारेगा, लाइन मार देगा। ठीक है ना, इसलिए हम पहले सतर्क कर दिए थे कि आप लोगों को ये प्रयोग घर पे नहीं करना है। ठीक है ना, लेकिन हम सावधान तो सही किए कि ये प्रयोग घर पर नहीं करना है, लेकिन बोल दिए हम उल्टा, बोल दिए कि इसमें लाइन नहीं आएगा, जबकि इसमें लाइन आएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगर अम्ल के साथ अगर जल मिला हुआ है, देखो बाबू, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान, एकदम ध्यान से याद रखना। शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 है, शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है ना, शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर उस शुद्ध जल में हम अम्ल मिला दें, अगर उस शुद्ध जल में हम अम्ल मिला दें तो फिर वो विद्युत का चालन करने लग जाएगा। यही बताना था, हमसे उल्टा हो गया था। तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन शुद्ध जल में अगर अम्ल मिला दें तो ये बन जाएगा अम्ल वाला विलयन। तो अगर अम्ल का विलयन रहेगा तो ये विद्युत का चालन करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2012, 2014, 2024 कई बार ये परीक्षा में सवाल आया है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर आयनों में टूट जाता है। आपको पता है ना कि अम्ल जब पानी में घुलता है तो H प्लस आयन में टूट जाता है। आपको तो हम बता चुके हैं कि अम्ल जब पानी में घुलेगा तो H प्लस आयन में टूट जाएगा। तो जैसे ही अम्ल का विलयन बनाएंगे तो अम्ल के साथ पानी मिलाएंगे, जैसे ही अम्ल के साथ पानी मिलाएंगे तो अम्ल जो है वो H प्लस आयन में टूट जाता है। अब जैसे ही H प्लस आयन में टूटा तो ये आयन जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, आपको बताए थे ना कि H प्लस आयन में टूट जाता है और ये विद्युत आवेशित होता है, चाहे धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो। ठीक है ना। तो ये चूंकि विद्युत आवेशित कण होता है और विलयन में सांद्रता स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और इस तरह विद्युत प्रवाह को संचालित कर देता है। क्योंकि अम्ल के साथ अगर जल मिलाते हैं तो वो H प्लस आयन में टूट जाता है और फिर ये विद्युत आवेशित कण होता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, और इसलिए यहां पर बिजली जो है वो संचालित रूप से घूमने लग जाता है। लेकिन आपको जैसा कि हम बताएं कि शुद्ध जल प्यारे बच्चों विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल मतलब होता है आश्रित जल।
शुद्ध जल मतलब होता है आश्वित जल। आप जरा ध्यान से सुनना बाबू, जरा ध्यान से, क्या हम बोल रहे हैं? आश्वित जल, आश्वित, आश्वित जल। आश्वित जल का मतलब होता है शुद्ध जल। आश्वित जल का मतलब होता है शुद्ध जल। अच्छा, शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं कि पहले पानी को गर्म करते हैं। ठीक है ना, समझना जरा ध्यान से। आश्वित जल हमें कैसे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? पहले क्या किए कि जो जल है, जो पानी है, तो पानी को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। पानी प्लस उष्मा, तो पानी प्लस उष्मा अगर देते हैं बाबू, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जल वाष्प बनेगा। पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वो वाष्प बन जाएगा। और फिर इस जल वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं, अगर जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से प्यारे बच्चों जल बनेगा। और जल वाष्प को ठंडा करने के बाद जो जल बना, ये जल प्यारे बच्चों एकदम शुद्ध है। शुद्ध को ही कहते हैं आश्वित। शुद्ध को ही क्या कहते हैं? आश्वित जल कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है। अभी आपको जस्ट बताया ना कि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर उसमें अम्ल मिला देंगे तो यह विद्युत का चालन करेगा, लेकिन शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। और शुद्ध जल बनाने के लिए पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो जो जल प्राप्त होगा यह आश्वित जल है। और आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। वर्षा का जल प्यारे बच्चों विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि वर्षा का जल एकदम शुद्ध जल नहीं होता है। वर्षा का जल का पीएच मान 7 नहीं होगा। शुद्ध जल यानी कि पीएच वैल्यू 7 रहना चाहिए। समझ में आया ना? तो शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है। जो जल वाष्प ठंडा हो गया और उससे जो पानी बना, इसमें लाइन नहीं मारेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, पूछता है कि आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे आश्वित जल, लिखेंगे हम लोग कि आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि यह शुद्ध होता है। और अभी आपको बताए हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो उसमें लाइन नहीं मारता है। तो आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि यह शुद्ध होता है और इसमें आयन नहीं होते, जबकि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें घुली होती है। शुद्ध जल में आयन नहीं होता है। ठीक है ना, शुद्ध जल H2O है, जब तक उसमें अम्ल नहीं मिलाएंगे वो आयनों में टूटेगा ही नहीं। समझ में आ गया बाबू? लेकिन वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस ऊपर वायुमंडल से घुल करके आता है और जो अम्ल बनाती है। अब वर्षा के जल में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, तो वो अम्ल बन गया। और जैसे ही अम्ल बना तो वो आयनों में टूट जाएगा। और आपको तो अभी जस्ट बताए हैं कि अम्लीय विलयन जल का ये विद्युत का चालन करता है और इसके वजह से वर्षा का जल में लाइन आता है, जबकि आश्वित जल में लाइन नहीं आता है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ बाबू यहां तक? जल्दी से बताओ। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कई सारा क्वेश्चन यहां से बनता है जिसको आप लोग ध्यान रखना। एक तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको हम बता ही दिए ना कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये तो बता ही दिए। अभी ये कुछ देर पहले जो प्रयोग बताए थे कि हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो यही वाला क्वेश्चन है कि तनु, जब अम्ल को हम जब पतला करेंगे यानी कि उसमें पानी मिलाएंगे, जब तनुकृत करेंगे तो हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसका ये आंसर है कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है, यानी कि जब अम्ल में जल घुलेगा तो उष्मा बाहर निकलता है और अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल जो है वो छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है। अतः सांद्र अम्ल को, यानी कि कोई गाढ़ा अम्ल है, अगर उसमें हम पानी डाल करके उसको क्या कर रहे हैं, ये तनु कर रहे हैं, तो अगर सांद्र अम्ल को हम ये करते हैं, ये तनु करते हैं, तो उस समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। धीरे धीरे करके पानी मिलाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लेना कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं। देखो बाबू, अगर कोई बर्तन है, ठीक है ना, आप जरा समझो, हमारे पास ये बर्तन है और इस बर्तन में अम्ल है, और अम्ल है तो भाई अम्ल के जैसा ये व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि आराम से इसमें है तो पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसमें पानी अगर डाल देंगे थोड़ा सा, तो ये अपना गुण दिखाना शुरू करेगा कि हम अम्ल थे। ठीक है ना, अम्ल तब तक अपना गुण नहीं दिखाएगा जब तक इसमें पानी न मिलाया जाए। जो अम्ल है वो कहता है कि भैया हमको छेड़ो मत, जब तक हमको नहीं छेड़ोगे हम शांत बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमको छेड़ दिए तो फिर हम गर्मा जाएंगे। ठीक है ना, तो अम्ल कहता है कि हमको छेड़िए मत, और अगर छेड़िएगा तो हम फिर गर्म हो जाएंगे। तो अम्ल अगर इस बर्तन में रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको छेड़ेंगे यानी कि इसमें पानी मिलाएंगे तो फिर ये अपना गुण दिखा देगा, ये गर्मा जाएगा, एकदम इसमें से उष्मा निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो जब तक जल इसमें उपस्थित, ये जल की अनुपस्थिति
अनुपस्थिति में, यानी कि अम्ल अपना व्यवहार जो है वो जल की अनुपस्थिति में नहीं दिखाएगा। जब तक इसमें जल न मिलाएंगे तब तक अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन वही है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो लिखेंगे जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो अम्लीय व्यवहार इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अम्लों को अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए H+ आयन उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। अम्ल जब तक H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा हम पहचानेंगे ही नहीं कि अम्ल है। आपको हम बताए थे ना कि अगर शीशी में कोई बर्तन में अम्ल रखा हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है? ये बताएगा नहीं ना कि हम अम्ल हैं। अम्ल को पहचानने के लिए आर्हेनियस के अनुसार पानी मिलाना पड़ता है, और पानी मिलाते हैं तो H+ आयन निकलता है, और तब हम लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अम्ल है। तो जब तक हम जल में, ये अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे तब तक H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा, और H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, अगर जल मिलाते हैं तो यह आयन जल की उपस्थिति में ही बनते हैं। H+ आयन जो है वह जल की उपस्थिति में ही बनता है। जल का उपस्थिति नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं बनेगा, यानी कि अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल मतलब शराब होता है, दारू। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं? यानी कि एल्कोहल और ग्लूकोज है, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करता है? लोग दारू पीते हैं तो दारू में थोड़ा पानी मिला देते हैं, भाई वो क्यों नहीं अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है? बताओ जल्दी से बाबू, जल्दी से बताइए ना। क्योंकि दारू जो है उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं तो वो H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है। शराब जो है वो अम्लीय नहीं होता है। अम्ल के साथ में पानी मिलाएंगे तो H+ आयन दिखाएगा बाबू। अम्ल है उसमें पानी मिलाएंगे तो H+ आयन निकालेगा। शराब अम्लीय नहीं है, ग्लूकोज अम्लीय नहीं है, उसमें हम कितना पानी मिला देंगे तो H+ आयन निकाल देगा। बताओ, अगर 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 अम्ल में हम पानी मिलाएंगे तो H+ आयन निकलेगा, दारू में पानी मिला देंगे तो क्या होगा? वो तो एकदम चखना के साथ कोई पी जाएगा, है? फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एल्कोहल और ग्लूकोज जो है उसमें पानी मिलाने पर H+ आयन नहीं निकलता है, और इसके वजह से एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो लिख देंगे एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण इसलिए प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि वो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ते हैं। यानी कि एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वह पानी में घुल करके H+ आयन नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए, आपको पता है कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए किसी यौगिक को पानी में घुलने पर H+ आयन छोड़ना जरूरी है, और ये यौगिक नहीं करे, मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन नहीं छोड़ता है, यानी कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आया बाबू? तो कुल मिलाकर के आज बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आप लोगों को करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन ये वाला करवाया, फिर 2 क्वेश्चन, तो 2 1 3 क्वेश्चन, फिर ये 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर 2 क्वेश्चन यहां करा दिए, 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 को क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और ऊपर में भी तो करवाए थे ना, और ऊपर में भी हम आपको करवाए थे, ठीक है ना। सांद्र क्या है, तनु क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये सब कुछ आज कंप्लीट करवाए, बहुत कुछ आज बताए हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को हम ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिए। सर आप ड्रिंक करते हैं? हाँ, छी ना, कभी नहीं भाई, ठीक है ना। उसके धमक से भी हम दूर रहते हैं, ठीक है ना, उसके धमक से भी हम दूर रहते हैं। आप पीने की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। सभी बच्चे हम चाहते हैं कि अगर समझ में आ गया है तो बस आप लोग यस सर लिख दीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यस सर आप लोग लिख दीजिए। और कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लवण। कल हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? लवण पढ़ाएंगे। कल हम आप लोगों को बाबू लवण पढ़ाएंगे। आज जो पढ़ाएं पूरा समझ में आ गया? यस जी सर, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अब आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। अच्छे तरीके से इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा लवण आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो कुछ भी बताए हैं इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।